दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। देखिए, हवा का रुख बदल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेजी 2 दिन में बन चुकी है और एक रिवर्सल का भी इंडिकेशन मिल चुका है। साथ में एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, ब्रेकआउट निफ्टी को मिल चुका है या फिर नहीं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। साथ में कुछ पैटर्न्स हमने सीखने की कोशिश की है कि इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। साथ में निफ्टी के फ्यूचर की क्या सिचुएशन है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, क्या कारण है मार्केट के इस तरह के परफॉर्म करने के पीछे का। सेकंड, देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह की तेजी बनती है ना, मतलब जब भी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स अच्छा करते हैं, जैसे अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँ तो उस समय डिफेंस सेक्टर ने अच्छा किया था। रेट कट को लेकर फाइनेंस सेक्टर अच्छा कर देता है। साथ में एक्सपोर्ट के लिए अच्छी न्यूज़ आती है तो आईटी अच्छा करता है। साथ में फार्मा अच्छा करता है। डोमेस्टिक न्यूज़ आती है तो कौन कौन से सेक्टर अच्छा करते हैं और जीएसटी का बेनिफिट किन 2 सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा मिल सकता है, वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। साथ में कुछ फंड्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के हाथ में अवेलेबल है। इसको आप जरूर से देख लेना। अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, सिचुएशन ठीक है। डाउ जोन्स में 225 पॉइंट्स ऊपर है, आधे % की तेजी है। नेस्डैक की बात करें तो 92 पॉइंट्स की गिरावट है, आधे % का डाउनफॉल आप इसमें देख सकते हैं। तो मार्केट अभी से मिक्स है, क्योंकि डाउ जोन्स तो ऊपर है और नेस्डैक नीचे है। ऐसे मार्केट को मिक्स मार्केट बोलते हैं। नेस्डैक नीचे है तो ऑब्वियस है फैंग का भी सिस्टम खराब होगा। यहाँ पे 140 पॉइंट्स की गिरावट है, 1% के साथ में ये नीचे है। अभी देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग फैंग में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे एसेट ही एक एएमसी है जो इस तरह के ईटीएफ को मार्केट में लेके आई है। अभी ईटीएफ में अगर कोई इन्वेस्टिंग करा होगा तो वो सर्किट में लॉक है, और अगर कोई फंड के थ्रू भी इन्वेस्टिंग करा होगा किसी और प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है। फंड मैनेजर अलाउ नहीं कर रहा है कि आप उसमें पैसे लगा दो। तो काफ़ी लोग इंतज़ार करें कि कब ये गिरे। जैसे 1% का ड्रॉप आज देखने को इसमें मिल चुका है। अब देखिए कारण क्या है, वहाँ की टेक कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही है, वहाँ की खुद की न्यूज़ है, जेलेंस की मीटिंग है, होम डिपो जो उनकी एक कंपनी है, रिटेल कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ के जो मार्केट है उनकी न्यूज़ के हिसाब से वो परफॉर्म करें। अब जैसे फैंग के ऊपर हम बात करते हैं, फैंग का एक ईटीएफ अवेलेबल है। कितना भी गिर जाए फैंग, बट ये चलता रहता है, क्योंकि अब इन्वेस्टर को थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है कि फैंग में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यूएस में जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग जो इंडेक्स है उसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इस ईटीएफ को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आज के दिन भी ये सर्किट में लॉक हो चुका है। जस्ट 20 बीपीएस का सर्किट है, 30 पैसे का सर्किट है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी इसने पकड़ ली है। और अगर मैं पिछले 1 साल का डेटा दिखाऊं तो इंडेक्स होने के बावजूद भी 70% के रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। तो इन्वेस्टर्स जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ माहौल देखने को मिल जाए ताकि गिरावट के अंदर कुछ इन्वेस्टर कर पाए। देखते हैं दोस्तों, फैंग अभी अच्छा नहीं कर रहा है, कल किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है। बाकी हाँ, अच्छा परफॉर्म इसने कर दिया है। वेट एंड वॉच इन्वेस्टर को करना पड़ेगा, जब भी इसको गिरने का देखेंगे, मतलब वेट एंड वॉच के बाद ही कुछ ना कुछ अपन देख सकते हैं। अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन इसमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आज का डेटा देख लेते हैं। एफआईएस ने क्या किया है, डीआईएस ने क्या किया है। तो एफआईएस ने आज बेचा है, कल 500 करोड़ का लिया था, आज 600 करोड़ का माल बेच दिया है। स्टिल निफ्टी प्लस में, हो सकता है कैश में बेचा हो लेकिन फ्यूचर में बाय किया हो, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर का डेटा भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है अगस्त के। तो हो सकता है एफआईएस ने लॉन्ग किया हो जीएसटी की पोजीशन को देखकर, और कैश में बिकवाली की हो, क्योंकि स्टॉक ऊपर चले गए तो हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो। साथ में डीआईएस का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डीआईएस के पास में काफ़ी धन है अभी रिटेल इन्वेस्टर का। तो 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों से डीआईएस ने कर दी है। ठीक है, तो ये मार्केट की सिचुएशन आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनीज के ऊपर आते हैं। कुछ कंपनीज है जिनके ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सूचना आपको यहाँ पे मिलेगी सिखाने के पर्पज से। कुछ लेवल वगैरह कुछ आपके सामने डिस्कस में नहीं करूंगा कि बाई सेल कुछ करना है नहीं, ऑब्वियस है, लेकिन रिवर्सल्स को कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ न्यूज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल्स किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, 1% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोज किया है। देखो, पहली एक न्यूज़ आप इसमें देखिए, जेफरीज ने इसको बाय करने की रेटिंग दी है। तो जब भी कुछ रेटिंग मिलती है कभी कभी उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। सेकंड, अगर आप देखोगे ना तो अब कंपनी की जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। 30 का पी है, लेकिन 30 के पीई पर जो अर्निंग्स है वो बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस के कंपैरिजन में कम है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ठीक कर रहे हैं और एचडीबी फाइनेंशियल अच्छा नहीं कर रहा। लिस्टिंग के बाद से मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एचडीबी फाइनेंशियल अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। ये एक कारण है 2400 करोड़ का प्रॉफिट 2100 करोड़ के हो जाने के पीछे ही स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर आपको ग्रोथ दिखाऊं तो वैसे ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। पिछले 3 साल में 30% के CAGR के साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। साथ में देखिए दोस्तों, एक पॉइंट इसमें नोट करना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स हो सकता है इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रमोटर के पास में 74% स्टेक है। ये भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी आई थिंक जिसमें 75% के आसपास का स्टेक हो। तो ऑब्वियस है प्रमोटर अपने स्टेक को कम करेंगे आगे चल के। एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहेंगे और पब्लिक के पास में 16% है। हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर में अपन देखें कि पब्लिक ने बेचा और एफआई डीआईज ने लिया है, क्योंकि पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि बॉटम यहाँ पे बना सबसे पहले स्टॉक का, उसके बाद में आपने देखा एक ब्रेक डाउन, सेकंड बॉटम यहाँ पे बना, उसके बाद में आपने देखा एक ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम आउट हुआ है स्टॉक, लेकिन उसके बाद में यहाँ से एक रिवर्सल इसमें मिल चुका है और अपने इस रेसिस्टेंस पर स्टॉक अभी आ चुका है। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे अभी तेजी बन रही है। पिछले 4 दिन से हम देखें तो लगातार यहाँ पे तेजी का माहौल बना हुआ है। सो एक रिवर्सल के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको एक ट्रेंड रिवर्सल के अंदर हम काउंट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। सेकंड जो कंपनी इसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, 2% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोज किया है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसमें भी अर्निंग्स कुछ खास सपोर्ट नहीं दे पा रही है। 2700 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी भी 2700 करोड़ के आसपास का ही है। और पिछले 3-4 साल से हम देख सकते हैं ये 2000 की रेंज में ही प्रॉफिट इसका चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन इसके कम हो चुके हैं, ये कारण है इसके पीछे का। लेकिन दोस्तों कल की बात करें तो कल एक ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। कारण आपको पता ही है जीएसटी रिफॉर्म, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो कंजप्शन कंपनीज उनके स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो ये पहले से इसमें तेजी बन रही है। उसके बाद में आज के दिन भी यहाँ पे तेजी बन चुकी है और इसमें फिर क्या करेगा इन्वेस्टर ट्रेडर देखेगा। देखो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कंपनी के नंबर्स के थ्रू, कि आपके नंबर्स कैसे हैं, कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मार्जिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं। तो वो जो कारण होगा उसकी वजह से स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीपल होगा। लेकिन जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो शॉर्ट टर्म में कैसे कंपनी चलती है वो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो जीएसटी रिफॉर्म है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो अभी मार्केट अगर एंटिसिपेट करता है कि जीएसटी कम हो जाएगा और दिवाली की ग्रोथ मिलेगी, दिवाली पे काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं, तो एटलीस्ट इन्वेस्टर अपने रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह का प्ले बन रहा है कंपनी के स्टॉक्स में जीएसटी रिफॉर्म के बाद में। अभी आप देखोगे तो होता क्या है कि जब भी आपको रेसिस्टेंस देखना हो तो आप टॉप पे बेस बनाओगे और उसको लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आपको ये रेसिस्टेंस दिख जाएगा। और फिर आपको चेक करना होता है कितना गैप है, तो यहाँ पे 16% का गैप अभी देखने को मिलता है, क्योंकि पहला एक ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में जो रेसिस्टेंस बना वो यहाँ पे रेसिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी इसने इसी लाइन पे प्रॉफिट टेकिंग की थी, लेकिन अब इसने पार कर दिया है। तो एक ब्रेकआउट के रूप में भी इसको हम कंसीडर करके चल सकते हैं। तीसरी जो कंपनी है इसका नाम है यूरोमिंडा। अब देखिए कम डिस्कशन इसके ऊपर होता है क्योंकि बहुत कम मौके इसमें मिलते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी के स्टॉक ने दी है इन्वेस्टर को कमा के। अगर आप ऑटो एंसिलरीज में जाना चाहोगे तो सोनाकॉम्स, यूरोमिंडा, ये दोनों बहुत बड़े सप्लायर है और बहुत बड़ी कंपनी है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप देखोगे फंडामेंटल्स इन कंपनीज के, 1958 में कंपनी बनी थी और मैन्युफैक्चरर सप्लायर है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस के, जिसमें ईवी सेक्टर को भी कैटर करती है और साथ में जो बिना ईवी वाले सेक्टर से ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनको भी अपने सप्लाईज करती है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे 68 का पी रेशियो अभी इसका है, क्योंकि प्रीमियम पे कंपनी चल रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी अच्छी है। यहाँ पे हम देखें CAGR तो 3-3 साल में तो 40-40% के, 30-30% के CAGR आपको देखने को मिलेगी प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर। कंसिस्टेंसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पास्ट की जो हिस्ट्री है वो आपको ये बताने की कोशिश करती है कि जब भी कंपनी के स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिए हैं तो काफ़ी अच्छा रनअप कंपनी के स्टॉक ने दिया है। अब देखो गारंटी नहीं है कि अभी ब्रेकआउट मिल जाएगा तो इस बार भी वैसा रनअप देखने को मिलेगा। हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है मिल जाए। लेकिन पास्ट का जो डेटा है ना वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे अपने को आइडिया मिलता है कि कंपनी किस तरह से चलती है, कैसा पैटर्न कंपनी का बन जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट इसको यहाँ पे मिलता है और उसके बाद में जो रनअप मिलता है वो काफ़ी तूफानी मिलता है।
उसके बाद में मल्टी ईयर यानी कुछ साल तक ये वीकली चार्ट है, 1-2 साल तक कंपनी का स्टॉक नहीं चला, लेकिन फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। अभी पिछले कुछ साल की बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक नहीं चल पा रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे ना तो इसमें ब्रेकआउट मिलने की कगार पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, इस कंपनी को भी रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम बेनिफिट अभी उठा रही है कंपनी, अगर ऑटोमोबाइल को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न है, जीएसटी का डेटा क्लैरिफिकेशन के साथ में आउट हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली एंसिलरीज जो कंपनीज़ है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी एचएलई ग्लासकोट। देखिए, दो कंपनीज़ हैं, जो डीमार्ट है, एचडीबी है, वो लार्ज कैप कंपनी है, वो थोड़ी सी लो रिस्क की कंपनी को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हाई रिस्क की कंपनीज दो, जो यूनोमिंडा है और एचएलई ग्लासकोट है, इसको देख लेते हैं। देखो, 20% का सर्किट है आज के दिन कंपनी के स्टॉक के अंदर। क्या कोई न्यूज़ है, क्या कुछ है बात ऐसी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्मॉल कैप कंपनीज में तेजी बनी है, रिजल्ट पिछले 2 क्वार्टर से इसमें अच्छे देखने को मिले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुश मिला है। देखो, 3 साल पहले कंपनी का मुनाफा था 70 करोड़ का, उसके बाद में 40 होता है, उसके बाद में रिकवरी आती है, तो 70 करोड़ के प्रॉफिट तक कंपनी पहुंच चुकी है। क्या ये 70 करोड़ के प्रॉफिट पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था? जैसे हमने इन्फोबीन में देखा कि प्रॉफिट पहुंच चुका है हाई पर, तो स्टॉक भी रिवर्सल देके हाई पर जाना शुरू कर चुका है। सो यहाँ पे क्या प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे था क्या, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये डेटा है 2023 का, और 2023 पे जब 70 करोड़ का प्रॉफिट था तो स्टॉक का प्राइस था यहाँ पे। सो क्या अभी गैप है क्या? डेफिनेटली गैप तो इसमें देखने को मिल जाता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि जरूरी है कि जो प्रॉफिट है वहाँ पे स्टॉक पहुँचे ही पहुँचे। यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं होता है जो चीज़ों को चेक करे कि प्रॉफिट यहाँ पे है तो मुझे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे रखना है। कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं करता है कि कंपनी का प्रॉफिट इतना है तो स्टॉक का प्राइस इतना होगा। स्टॉक ऊपर नीचे फंडामेंटल्स की वजह से नहीं जाते हैं, स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं कि इन्वेस्टर को वो फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी हाँ, हम जस्ट रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक 70 करोड़ के प्रॉफिट पे कहाँ पे था, क्योंकि आज की डेट में भी कंपनी का प्रॉफिट नीचे जाके 70 करोड़ के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो पहला रिवर्सल आपने देखा, यहाँ पे आपको देखने को मिला काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे और काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद में अच्छी बात यह है कि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात होती है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, आज के दिन भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले और उसकी वजह से एक और ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है। सो टेक्निकली और फंडामेंटली क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का स्टॉक फिलहाल के लिए बुलिश बना हुआ है। तो 4 कंपनीज हैं, ऐसी और भी कंपनीज अगर आपके मन में है, आप रिसर्च करो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले रिसर्च करने में। सभी कंपनीज जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दी है, कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है जिसके अंदर बाइंग सेलिंग हो। सो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और पिछले वीडियो को आप जरूर से चेक कर लेना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।